नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सूचना टीवी जीएस में। और आज की हमारी जो क्लास है वह एक बेसिक केमिस्ट्री की क्लास होने वाली है। इसमें हम देखेंगे कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में होने वाले रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, और साथ ही अभिकारक और उत्पाद क्या होते हैं किसी अभिक्रिया में, और कोई भी रासायनिक समीकरण संतुलित है या असंतुलित है ये पता करना, और साथ ही असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण कैसे बनाएंगे, यानी कि उसे संतुलित कैसे करेंगे, इसके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन, यानी कि केमिकल चेंजेस क्या होते हैं किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में। तो पदार्थ में होने वाले परिवर्तन जिनमें पदार्थ के अणुओं का रासायनिक संगठन यानी कि केमिकल कंपोजिशन व द्रव्यमान परिवर्तित होकर एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनाते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे मान लीजिए कोई पदार्थ है जिनके हर पदार्थ में कुछ अणु परमाणुओं से मिलकर के बना होता है, और उसके जो परमाणु होते हैं जब दो या दो से अधिक, या मान लीजिए चलिए सबसे पहले समझते हैं दो या दो से अधिक जो परमाणु तत्व होते हैं, उनके परमाणु जब आपस में परिवर्तित होते हैं तो तभी एक उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट बनता है। तो जो दोनों में के बीच में आपस में परिवर्तन है, एक दूसरे के प्रति जो परिवर्तन प्रतिस्थापन है, वही क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। और यही रासायनिक परिवर्तन कारण है रासायनिक अभिक्रियाओं के होने का, यानी कि रासायनिक अभिक्रियाएं किसके फलस्वरूप होते हैं, रासायनिक परिवर्तनों के फलस्वरूप। अब अगर कुछ उदाहरणों की बात करें तो सबसे पहले देखिए, रासायनिक परिवर्तन अस्थायी होते हैं। ये विशेषता है इसकी कि रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं, यानी कि परमानेंट होते हैं। और नया बना पदार्थ भौतिक विधि द्वारा अपनी पूर्व अवस्था में नहीं जा सकता, यह रासायनिक विधि द्वारा ही संभव हो सकता है। यानी कि जैसे हम मान लें कि कोई पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बना है, और उसके बाद उसे हम अपने जो उसके संघटक पदार्थ हैं यानी कि जिससे मिलकर के बना है उनमें फिर से अलग कर दें, वो भी भौतिक विधि द्वारा, तो ये कभी भी संभव नहीं है। केवल रासायनिक विधि द्वारा ही वह पुनः अलग हो सकते हैं, क्योंकि रासायनिक विधि द्वारा ही वह बने हुए हैं। आगे है, नए बने पदार्थ के गुण मूल पदार्थ से भिन्न होते हैं। यानी कि जो दो पदार्थों के संयोजन से या मिलने से या आपस में क्रिया करने से नया पदार्थ बनता है, वह पहले जो संघटक पदार्थ होते हैं उनके गुण से एक भिन्न गुण प्रदर्शित करता है। जैसे मान लीजिए उदाहरण ले लें हम कि जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से जल बनता है। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही गैसें हैं, लेकिन बनने वाला पदार्थ यानी कि जल जो है वो क्या है, द्रव है। तो इसका मतलब क्या है कि बनने वाले नए पदार्थ यानी कि उत्पाद का जो गुण होता है वह उसके संघटक पदार्थों के गुण से अलग होता है। हालांकि कभी भी हो सकता है कि सेम मतलब कि वही अवस्था हो, सेम उसकी पोजीशन हो, लेकिन अधिकतर क्या होता है उनके गुण और उनके अवस्थाएं अलग होती हैं ज़्यादातर केसेस में। जैसे मान लीजिए कि जो लोहे पर जंग लगता है, यह भी क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है। जो जंग लगना यानी कि रस्टिंग है, ये क्या है, रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। अन्य दहन जैसे है, मान लीजिए दहन जो कंबशन होता है, दहन ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही केवल हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि दहन एक क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। अब अन्य प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जैसे किसी भी एक पदार्थ के अणु दूसरे पदार्थ के अणुओं के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिए जाएं और फलस्वरूप कोई नया उत्पाद प्राप्त हो, तो इसे हम क्या कहेंगे, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। अब अगला हमारा टॉपिक क्या है, रासायनिक अभिक्रियाएं। तो अब हम देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। रासायनिक अभिक्रिया में जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से क्रिया करता है तब नया पदार्थ बनता है, या कोई पदार्थ अकेले अपघटित होकर एक नया पदार्थ बनाता है। यानी कि रासायनिक अभिक्रियाओं में या तो दो पदार्थ एक दूसरे के अणुओं का प्रतिस्थापन करके, अर्थात एक दूसरे से क्रिया कर करके नए पदार्थ बनाएंगे, या तो हो सकता है कि एक ही पदार्थ हो लेकिन वह टूट करके दो नए उत्पाद बना ले।
एक से अधिक पदार्थों के परमाणु व्यवस्थित यानी कि रीअरेंजमेंट होकर एक से नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, तो इस परिघटना को रासायनिक अभिक्रिया या केमिकल रिएक्शन कहते हैं। अब इनके अगर उदाहरण की बात की जाए तो मान लीजिए जैसे कार्बन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया कराई जाए, तो कार्बन यानी कि C और ऑक्सीजन यानी कि O2, तो क्या बनेगा CO2। अब क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है और ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाते हैं, तो एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा तो 2 ऑक्सीजन कितना 4 बॉन्ड बनाएंगे, अर्थात ही बैलेंस हो गया। अब आगे हमको बहुत बार देखते हैं कि हमें पता चलता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ये अभिकारक है, वो उत्पाद है, ये अभिकारक है। तो मतलब ये अभिकारक और उत्पाद क्या होते हैं, यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होते हैं। जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं, यानी कि जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया करते हैं वो क्या होते हैं, अभिकारक होते हैं। बात अगर उत्पाद की हो तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ क्या होते हैं, उत्पाद कहलाते हैं। यानी कि जो पदार्थ अपने आप को नष्ट कर करके रासायनिक अभिक्रिया पूर्ण करते हैं वो क्या होते हैं, अभिकारक होते हैं। और जो उनके नष्ट होने पर नए पदार्थ जो बनते हैं वो क्या होते हैं, उत्पाद होते हैं। आप इससे देखिए, जैसे मान लीजिए अभिकारक, कारक का मतलब क्या है, करने वाला, यानी कि जो रासायनिक अभिक्रिया को करता है वो क्या होता है, अभिकारक होता है। और अब यहाँ पर अभि से आप याद रखिएगा अभिक्रिया, ये अभि का मतलब अभिक्रिया और कारक का मतलब करने वाला, यानी कि जो अभिक्रिया करने वाला है वो क्या है, अभिकारक है, यानी कि रिएक्टेंट है। और उत्पाद क्या है कि जो उत्पादित हुआ है, यानी कि जो प्रोड्यूस्ड हुआ है, यानी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो हमें उत्पादन मिला है, क्या हमको प्राप्त हुआ है, वो क्या है, उत्पाद है। तो मान लीजिए जैसे H2 हाइड्रोजन और O2 ऑक्सीजन का हम रिएक्शन करवाते हैं, दोनों ही गैसें हैं और क्या है, दोनों ही अभिकारक हैं। अब मान लीजिए कि इससे जल बनता है 2 टाइम का, अभी यहाँ पर हाइड्रोजन हम 2 टाइम का ले रहे हैं और साथ ही ऑक्सीजन 1 टाइम का, क्योंकि अब यहाँ पर ऐसा क्यों है, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो केवल 1 बॉन्ड बनाता है, जबकि ऑक्सीजन क्या है, 2 बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पर 2 टाइम का H2O बन जाएगा। लेकिन आपको उससे मतलब नहीं, आप यहाँ देखिए कि यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, तो वो क्या है, दोनों अभिकारक हैं। और जो बनने वाला H2O यानी कि जल है वो क्या है, उत्पाद है। यानी और किसी और परिभाषा की अगर बात करें या पहचानने की बात करें तो एक ये भी कह सकते हैं कि किसी भी रासायनिक समीकरण में तीर के बाईं ओर जो लिखा होता है वह क्या होता है, अभिकारक होता है, और तीर के दाईं ओर जो लिखा होता है वह क्या होता है, उत्पाद होता है। रासायनिक अभिक्रियाओं के निरूपण, यानी कि कैसे रासायनिक अभिक्रियाएं लिखते हैं, निरूपण का मतलब है उनको कैसे प्रदर्शित करेंगे या लिखेंगे। रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप विभिन्न पदार्थ एक पदार्थ बनाते हैं। जैसे मान लीजिए कि जस्ता यानी कि Zn अम्लों से हाइड्रोजन मुक्त करता है, और हाइड्रोजन H2 तथा ऑक्सीजन O2 के से संयोग कर करके जल बना। कुछ पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर नए पदार्थ बनाते हैं और ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। इन सभी अभिक्रियाओं में रासायनिक परिवर्तन होते हैं, अतः ये अभिक्रियाएं रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। मान लीजिए निरूपण कैसे करते हैं किसी भी रासायनिक समीकरण का। जैसे मान लीजिए हम कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है, मान लीजिए सरल से सरल कोई रासायनिक अभिक्रिया लेते हैं, जैसे मान लीजिए Zn प्लस H2SO4 लेते हैं। तो यहाँ पर अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या होगा कि जो Zn होगा वो H2 यानी कि हाइड्रोजन को, जिंक जो होगा हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देगा, और उसके उत्पाद स्वरूप क्या बनेगा, जिंक सल्फेट बन जाएगा और यहाँ पर H2 निकल जाएगा। अब ये प्रतिस्थापन क्यों होता है, इसको समझने के लिए हमें पीरियोडिक टेबल में ये जानना होगा कि मतलब कौन सा तत्व ज़्यादा धनात्मक है, कौन सा ज़्यादा ऋणात्मक है, और कौन सा किसके साथ क्या क्रिया करते हैं। तो ये सब एक लंबा प्रोसेस है, धीरे धीरे आप समझ जाएंगे। अगर इसको उदाहरण की, तो सबसे पहले इसे तो एक तरह से इस तरह से लिख सकते हैं कि हम सीधा जिंक लिख दें और प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल लिख दें, H2SO4 है केवल सल्फ्यूरिक अम्ल लिख दें,
तीर का निशान लगाएं और उधर हम क्या लिख दें, जिंक सल्फेट लिख दें और हाइड्रोजन लिख दें। एक तो ये तरीका हुआ, लेकिन केमिस्ट्री की भाषा में ये तरीका उचित नहीं है, आप समझ सकते हैं। लेकिन जो इसका निरूपण का तरीका है वो क्या है कि हम जिंक को Zn लिखेंगे, बीच में प्लस लगाएंगे और H2SO4 लिखेंगे। किसको, जो सल्फ्यूरिक अम्ल है, हाइड्रोजन सल्फेट है, उसको हम क्या लिखेंगे, H2SO4 लिखेंगे, तीर का निशान लगाएंगे और फिर ZnSO4 प्लस H2 लिख देंगे। तो ये क्या हुआ, एक तरीका हुआ मतलब रासायनिक अभिक्रियाओं के निरूपण का, यानी कि रासायनिक अभिक्रियाओं के लिखने का। यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो गैसीय रूप में है, यानी कि एक गैसीय अणु के रूप में है। तो अगर हम एक्यूरेसी अपनी बनाना चाहते हैं तो वहाँ पर हम एक तीर का निशान ऊपर की तरफ लगा देंगे, क्योंकि गैस हमेशा ऊपर की ओर जाती है। ठीक, कुछ विधियां हैं कि मतलब तत्वों को कहाँ पर लिखें, अभिकारक किस ओर लिखें, उत्पाद किस ओर लिखें, और गैस को कैसे दर्शाएं और या लवण को कैसे दर्शाएं, मतलब ये सारी हैं। तो चलिए एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले है अभिक्रिया के अभिकारकों व उत्पादों के नाम तथा रासायनिक सूत्र ज्ञात होने चाहिए। भाई ये तो चीज़ क्लियर है कि जैसे मान लीजिए हम सल्फ्यूरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल को तो हम तभी H2SO4 लिखेंगे जब हमको पता होगा कि सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला H2SO4 होता है। ठीक, क्लियर। यानी कि सबसे पहला पॉइंट क्या है कि हमें तत्वों या परमाणुओं के क्या होने चाहिए, रासायनिक नाम या रासायनिक समीकरण, हमको रासायनिक उनका संगठन जो है उनका पता होना चाहिए। अगली बात है कि समीकरण के पदार्थों को सदैव अणु के रूप में लिखना चाहिए। उदाहरणार्थ जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा क्लोरीन आदि को क्रमशः H2O2 तथा Cl2 आदि लिखते हैं, क्योंकि ये सभी द्विपरमाणुइक डाई एटॉमिक गैसें हैं और एक परमाणुइक या मोनो एटॉमिक तत्वों को उनके प्रतीकों द्वारा लिखा जाता है। जैसे एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम तथा चांदी आदि को क्रमशः Al, Mg तथा Ag लिखा जाता है। यहाँ इसका मतलब केवल ये है कि आप जो ज़्यादा गैसेस होती हैं उनको आप हमेशा अणु रूप में लिखिए। जैसे और जो ठोस धातुएं होती हैं, मान लीजिए कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम हो गया, या चांदी, तांबा, ये सब हो गया, तो ये सब क्या है, तो इनको आप सिंगल परमाणु के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन जो गैसीय होते हैं जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन हो गया, ये सब क्या रहेंगे, हमेशा ये अणु के रूप में रहेंगे, यानी कि Cl2, H2O2 इस तरह से लिखे जाएंगे। अगला पॉइंट क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों को प्रतीकों, सूत्रों द्वारा बाईं ओर तथा दो या दो से अधिक अभिकारक होने पर उनके बीच धन का या प्लस का चिन्ह लगाया जाता है। जैसे कैल्शियम ऑक्सीजन की क्रिया करके कैल्शियम ऑक्साइड बनता है, CaO बनता है। तब इस अभिक्रिया के रासायनिक समीकरण का बायां पक्ष Ca+O2 होगा। यहाँ पर एक रासायनिक अभिक्रिया से समझाया गया है कि जैसे देखिए कि कैल्शियम और ऑक्सीजन के संयोग से कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। अब हम यहाँ पर पहले मान लीजिए एक बेसिक समझने के तरीके से कि सबसे पहले हम Ca लिखेंगे प्लस O2 लिखेंगे। यहाँ पर O2 लिखने का एक सबसे बड़ा रीजन तो है हमारा कि ये क्या है, एक गैसीय परमाणु है। और कार्बन के कैल्शियम क्या है, तो कैल्शियम जो है वो क्या है, एक मतलब ठोस धातु है। तो वो उसके बाद जब बनेगा तो ये CaO बनेगा। अब बैलेंसिंग की अगर बात करें तो यहाँ पर कैल्शियम चूँकि 2 बॉन्ड बनाता है और ऑक्सीजन भी क्या होता है, 2 बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पर हम जो कैल्शियम है उसे बैलेंस करने के लिए 2 टाइम का Ca ले लेंगे, 2 टाइम का Ca ले लेंगे। लेकिन ध्यान रहे यहाँ पर ध्यान ये देना है कि हम Ca2 नहीं लिखेंगे, 2Ca ही लिखेंगे। बैलेंस करने के लिए किसी भी रासायनिक समीकरण में नीचे परमाणु नहीं बढ़ाया जाता है, उसके सामने ही बढ़ाया जा सकता है। ये एक मजबूरी कहिए या नियम कहिए रसायन विज्ञान का। तो हम यहाँ पर 2 टाइम का Ca ले लेंगे और क्या होगा कि जो हमारी O2 है यानी कि ऑक्सीजन, तो पहले ही 2 परमाणु हैं,
तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 2 टाइम का Ca बन जाएगा, क्योंकि कैल्शियम भी 2 बॉन्ड बनाता है और ऑक्सीजन भी 2 बॉन्ड ही बनाता है। ये हो गया। अगला पॉइंट ये है कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त उत्पादों को प्रतीकों या सूत्रों द्वारा दाहिनी ओर लिखते हैं तथा एक से अधिक उत्पाद बनने पर उनके बीच प्लस का चिन्ह लगाते हैं। ये कॉमन सी चीज़ है कि जैसे हम लोग अभिकारकों को के अधिक यानी कि एक से अधिक अभिकारक होने पर जैसे हम बीच में प्लस साइन लगा देते हैं यानी कि धन चिन्ह लगा देते हैं, वैसे ही उत्पादों के संबंध में भी यही बात है कि जैसे मान लीजिए एक से अधिक उत्पाद हो रहे हैं तो क्या करेंगे हम, उनके बीच भी प्लस का चिन्ह लगा देंगे यानी कि धन का चिन्ह लगा देंगे। अभिकारकों तथा उत्पादों के मध्य बराबर या तीर का चिन्ह लगा देते हैं, यानी कि अगर बाईं ओर आप उत्पाद लिखे हैं, दाईं ओर अभिकारक लिखे हैं, तो बीच में क्या एक तीर का चिन्ह लगा दीजिए, यानी कि इनके संयोग से ये चीज मिली है, इससे ये क्लियर हो जाता है। द्रव्य की अविनाशिता के नियम से किसी भी तत्व मतलब कोई भी द्रव्यमान जो होता है एक रूप से मतलब रासायनिक अभिक्रिया में, अगर हम रासायनिक विज्ञान की भाषा करें तो भाषा में बात करें तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप किसी भी तत्व का एक भी परमाणु नष्ट नहीं होता है, मतलब खत्म नहीं होता है, वो केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है। अब इससे हमें क्या सीखना मिला, इससे हमको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जितना अभिकारक होना चाहिए उतना ही उत्पाद होना चाहिए, यानी कि अभिक्रिया के बीच में मान लीजिए ऐसा नहीं है कि हम अभिकारक ले लिए 4 तो उत्पाद 2 ही बना, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया के बीच में अभिकारक या उत्पाद के अणुओं का कोई लॉस नहीं होता है और इसलिए जितने अभिकारक होने चाहिए उतने उत्पाद होने चाहिए। ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई किसके बारे में, रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करने के बारे में। नीचे पर अर्थात तो उसके अणुओं की संख्या नहीं बढ़ा सकते, उसके सामने लिख करके कि इतने टाइम्स करके हम उसे संतुलित कर सकते हैं। कारकों को तीर के निशान के बाईं ओर, उत्पादों के तीर के निशान के दाईं ओर और उसके सूत्रों के रूप में लिखते हैं। सबसे पहले उसके सूत्रों के रूप में अभिकारक और उत्पाद लिख लेते हैं, ये आप समझ चुके हैं। तत्पश्चात सबसे कम संख्या वाले परमाणु को सबसे पहले संतुलित करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि कम परमाणु वाला होता है, मान लीजिए किसी भी अभिक्रिया में ऑक्सीजन केवल एक ही है या 2 ही ऑक्सीजन है। सबसे पहले आप ऑक्सीजन को बैलेंस कर लीजिए कि भाई दोनों तरफ 2 ही ऑक्सीजन हो, बैलेंस हो जाता है तो अगले की तरफ बढ़िए। मान लीजिए सोडियम है, सोडियम 3 या 4 सोडियम है, सोडियम को बैलेंस कर लीजिए। उसके बाद मान लीजिए आपकी एल्यूमिनियम है या कुछ भी हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन मान लीजिए 4 या 6 हाइड्रोजन है, तो फिर आप हाइड्रोजन बैलेंस कीजिए, यानी कि सबसे पहले कम वाले को, फिर ज़्यादा वाले को, फिर ज़्यादा वाले को। मतलब ये अगर आप ये नियम फॉलो करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। हालांकि बैलेंस करने का तो आप ज़्यादा कम वाले चाहे जिसको बैलेंस कर लें, लेकिन एक नियम ये है कि आप छोटे वाले को बैलेंस करेंगे तो बड़े वाला भी साथ ही में मैनेज हो जाएगा, आसानी होगी। तो ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी केमिस्ट्री। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको कोई इससे संबंधित डाउट है या आप चाहते हैं कि आपको आगे किस टॉपिक पे वीडियो मिले तो आप कमेंट करके